नमस्ते। मैक्रो और मार्केट रैपअप के अप्रैल 2024 एडिशन में आपका स्वागत है। पिछले कुछ महीनों से हम इंडियन स्मॉल एंड मिड कैप में कुछ ज़्यादा ही तेजी और वैल्यूएशन के एक्सेसेस की ओर पॉइंट कर रहे थे। आखिरकार जब सेबी ने इन स्टॉक्स में अधिक मूल्यांकन की ओर इशारा किया और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स में स्ट्रेस टेस्ट का रिजल्ट पब्लिश करने को कहा, तब हमें इन स्टॉक्स में कुछ करेक्शन देखने को मिला। इस महीने के दौरान निफ्टी और सेंसेक्स 1.6% ऊपर थे, जबकि बीएसई स्मॉल और मिड कैप में क्रमशः 4.6% और 0.1% की गिरावट आई। इस करेक्शन के बावजूद भी अगर हम वित्त वर्ष 2024 के परफॉर्मेंस को देखें तो जहां निफ्टी और सेंसेक्स में हमें क्रमशः 29% और 25% का रिटर्न देखने को मिला है, वहीं बीएसई स्मॉल कैप और मिड कैप ने 7% से ऊपर रिटर्न दिए हैं। यह काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस है। सबसे पहले म्यूचुअल फंड पर स्ट्रेस टेस्ट की बात करें तो सेबी ने इसे एक नेसेसरी डिस्क्लोजर के रूप में मैंडेटरी कर दिया है, जो अच्छा है क्योंकि बेटर डिस्क्लोजर से ट्रांसपेरेंसी आती है, पर हमारे निवेशकों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। म्यूचुअल फंड्स हमेशा ही अपने लिक्विडिटी को लेकर सतर्क रहते हैं। अब हम स्पेसिफिकली हमारे स्मॉल एंड मिड कैप स्कीम्स की बात करें तो हमारा लायबिलिटी प्रोफाइल काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो रिडेम्पशन रिस्क को कम करता है। और यह पहली बार तो नहीं है कि हम स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स में गिरावट देख रहे हैं। एम्फी डेटा से पता चलता है कि पूरे सेक्टर में सबसे खराब स्मॉल कैप फंड में सबसे खराब रिडेम्पशन पिछले 10 वर्षों में मासिक संचयी 2% से भी कम था। इसलिए 50% लिक्विडिटी का रिडेम्पशन के बारे में सोचना थोड़ा एक्सट्रीम सिनेरियो है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे CIO द्वारा लिखा गया मनी कंट्रोल आर्टिकल देख सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मार्च में कुछ करेक्शन के बावजूद हम इक्विटी मार्केट पर अपने कॉशियस आउटलुक को बरकरार रखते हैं और लार्ज कैप्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं। इन करेक्शन के बावजूद मूल्यांकन काफी अधिक है। अभी का माहौल मैक्रो पर्सपेक्टिव से ओवरऑल इक्विटी पर पॉजिटिव होने की बजाय स्टॉक सिलेक्शन पर ध्यान देने का है। मैक्रो डेटा भारत के ग्रोथ सेक्टर्स में कुछ बदलाव की ओर इशारा करता है। हम निकट अवधि में एक्सपोर्ट्स पर थोड़े पॉजिटिव हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर थोड़े मंदी की स्थिति में हैं। कंजम्पशन डिमांड उतने रोबस्ट नहीं है। रियल एस्टेट और प्राइवेट सेक्टर केपेक्स का आउटलुक अभी भी पॉजिटिव है। भारत में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। अभी मार्केट में यह विश्वास है कि बीजेपी ही अपनी सरकार बनाएगी, पर सीट के आंकड़ों को लेकर कुछ चहल पहल रहती है। फिर भी हम यह मान सकते हैं कि इलेक्शन के नतीजे से मार्केट पर कुछ ज्यादा असर नहीं दिखना चाहिए। इलेक्शन के परिणाम 4 जून को आएंगे। इलेक्शन से ज्यादा हम उसके बाद के बजट को देखेंगे, क्योंकि उसमें शायद कुछ टैक्स चेंजेस हों जिसका असर शेयर बाजार पर देखने को मिल सकता है। इंटरिम बजट 2024 में जीसेक सप्लाई मार्केट के अनुमान से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए कम थी। साथ ही जनवरी-फरवरी 2024 में स्टेट डेवलपमेंट लोन्स या कि SDL के सप्लाई कैलेंडर के अपेक्षा 27% कम थे। इन दोनों बातों से हमें फिक्स्ड इनकम में थोड़ी तेजी दिखी, खासकर जीसेक के 15 से 30 साल के सेगमेंट में। आज के समय में इंडियन यील्ड कर्व्स काफी फ्लैट हैं। मार्च के आखिरी 3 हफ्तों में SDL सप्लाई काफी ज्यादा थे। अगर आंकड़ों में कहें तो मार्च महीने में 2 लाख करोड़ SDL की सप्लाई हुई, जहां पूरे साल की सप्लाई लगभग 10 लाख करोड़ है। पर इतने ज्यादा स्टेट बॉन्ड्स के सप्लाई के बावजूद भी यील्ड्स पर कोई नकारात्मक असर नहीं आया है। ओवरऑल मार्केट में डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग है।
साल इंडियन बॉन्ड्स के डिमांड अच्छे ही रहने की उम्मीद है। जेपी मॉर्गन के बाद ब्लूमबर्ग इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स ने भी इंडियन जीसेक को शामिल कर लिया है। हालांकि जो फंड्स इस ब्लूमबर्ग इंडेक्स को ट्रैक करते हैं उनकी मात्रा काफी कम है, पर इससे आने वाले वर्षों में और भी इंडाइसेस भारत को शामिल कर सकते हैं। भारत में बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी के सिनेरियो में भी कुछ बदलाव है। सितंबर 2023 से लेकर जनवरी 2024 तक ओवरनाइट रेट्स एमएसएफ रेट्स के आसपास थे, यानी कि 670 या 680 के लेवल पर फरवरी 2024 से आरबीआई के रेपो ऑक्शंस, डॉलर इनफ्लो और गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बाद वो 6.5 के लेवल्स पर आ गए हैं। आने वाले समय में हमारा महंगाई पर एक सकारात्मक दृष्टिकोण है। सीपीआई इन्फ्लेशन कुछ महीनों में 4% पर आ सकती है। एल नीनो के खत्म होने और शायद अगले कुछ महीनों में ला नीना के शुरू होने के अनुमान से वेदर कंडीशन फेवरेबल हो रहे हैं। एल नीनो का अंत ही भारतीय मॉनसून के लिए सकारात्मक है। इसके अलावा मई के बाद लिक्विडिटी में और सुधार आ सकती है, क्योंकि करेंसी लीकेज कम हो जाएगा और बीओपी डायनामिक्स फेवरेबल बने रहने की उम्मीद है। हमारा मानना है कि 45 से 50 बिलियन डॉलर बीओपी सरप्लस में आरबीआई को ओएमओ सेल्स की कोई जरूरत ना पड़े। इतना आरबीआई आसानी से अब्सॉर्ब कर सकता है। बैलेंस शीट और रिजर्व मनी में इतना एक्सपेंशन तो भारत के 10 से 11% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के लिए अनिवार्य है। अब हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को जोड़ते हुए देखते हैं। 17 सालों के बाद बैंक ऑफ जापान ने अपनी ब्याज दरों में 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है और नेगेटिव इंटरेस्ट रेट को समाप्त किया है। यील्ड कर्व कंट्रोल पॉलिसी भी अब समाप्त हो चुके हैं। टाइट लेबर मार्केट के कारण जापान में इन्फ्लेशन 2% से ऊपर बना हुआ है। जापान हाइकिंग पार्टी में शामिल होने वाला आखिरी डेवलप्ड मार्केट सेंट्रल बैंक था। दूसरी ओर यूएस की मार्च पॉलिसी को थोड़ा डविश कहा जा सकता है। पॉलिसी से पहले मार्केट में कुछ ऐसी भी उम्मीद थी कि फेड शायद अपने रेट कट के गाइडेंस को कम कर दे, किंतु यूएस सेंट्रल बैंक ने कहा कि उन्हें अभी भी ऐसा लगता है कि वो 2024 में 3 रेट कट्स दे पाएंगे। शायद जैन और फरवरी के ऊंचे इन्फ्लेशन प्रिंट एक्सेप्शन थे। रेट्स के अलावा फेड हर महीने यूएस डॉलर 95 बिलियन तक की सिक्योरिटीज बेचती है और अपने बैलेंस शीट के साइज को कम करती है। इसे क्वांटिटेटिव टाइटनिंग या क्यूटी कहते हैं। इस पॉलिसी में सेंट्रल बैंक ने कहा कि वह क्यूटी के साइज को कम करने वाली है। फेड के ऐसे गाइडेंस के बाद ग्लोबल इक्विटी मार्केट और कमोडिटी मार्केट में कुछ तेजी दिखी। इन्फ्लेशन, एक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट के नियर टर्म आउटलुक को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि शायद 2024 में यूएस 3 रेट कट्स ना दे पाए और निकट अवधि में 10 ईयर यूएस ट्रेजरी 4% से ऊपर ही रहे। इतना तो है कि पॉलिसी रेट्स निश्चित रूप से अपनी चरम सीमा पर हैं और अगला कदम संभवतः कट्स ही होगा। भारत में यील्ड कर्व, इन्फ्लेशन और लिक्विडिटी आउटलुक को देखते हुए हम इंडियन फिक्स्ड इनकम स्पेस पर पॉजिटिव हैं। कुल मिलाकर बेहतर जीडीपी ग्रोथ, फिस्कल डेफिसिट, टैक्स बॉयंसी और बीओपी सरप्लस और बॉन्ड इंक्लूजन के कारण एक अच्छा डिमांड इंडियन फिक्स्ड इनकम के लिए एक अच्छा संकेत है। मार्च में अच्छे डॉलर इनफ्लोस के बावजूद चीनी करेंसी में कमजोरी के कारण अन्य एशियाई करेंसी के साथ साथ रुपया भी थोड़ा कमजोर हुआ। पिछले वीडियोस में हम अपने रुपये पर आउटलुक को एक विस्तार रूप में बता चुके हैं। हमारा मानना है कि इस साल के अंत तक डॉलर के परस्पर रुपया 84 तक पहुंच जाएगा। इस महीने के लिए इतना ही। हमें सुनने के लिए धन्यवाद।
म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यान पूर्वक पढ़ें।